नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, आपको याद होगा। मतलब देखोगे ना तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अ, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 NH4 को किस राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, ये बता, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुको रुको मैं निकालता हूँ इसका थोड़ा सा। हम्म दूसरा नहीं है, तीसरा है। हाँ। हाँ, तीसरा तीसरा 63 का क्वेश्चन नंबर है कि किस वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग, किस वर्ष देखो, ये एक और क्वेश्चन था ना, ये वाला भी हम लोगों ने किया था पिछले वीडियो में, कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है। क्योंकि इसलिए होता है बहुत कम, क्योंकि वहां पे हवाएं किसी भी प्रकार को बाधा नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, मतलब बादल बनता ही नहीं है। तो बादल नहीं बनता है, इसलिए राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, समझ रहे हो ना। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र ऐसे भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वी जो राजस्थान है वो बहुत कम होती है, समझ रहे हो। न्यूनतम वर्षा मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच ही बारिश होती है जो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा खाड़ी पहाड़ी जो दक्षिण में मानसीराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन है? विश्व का विश्व का विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षा वाला, वर्षा वर्षा वाला, वर्षा वाला, वर्षा वाला कौन सा स्थान है? ये है हमारा मानसीराम। मानसी 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 राम। ये कहाँ पड़ती है? मेघालय में। ये है मेघालय, मेघालय में पड़ती है, ठीक है। ये मेघालय में पड़ती है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख में सबसे कम वर्षा, अगर देखा जाए, सबसे कम, सबसे कम जो वर्षा होती है वो होती है लद्दाख में। लद्दाख, लद्दाख में होती है सबसे कम वर्षा। सबसे कम वर्षा अगर देखोगे तो लद्दाख में होती है, औसत 119 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 NH NW4 किस बार राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में, 2008 में किया गया था। 2008 में ये किया गया था, राष्ट्रीय राज जल मार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जल मार्ग विधेयक लाया गया 2006 में, और 24 नवंबर कब किया गया था ये किया गया था 24 नवंबर 2008 को ये लागू कर दिया गया, ठीक है। इसे ही राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। राष्ट्रीय जल मार्ग में भारतीय राज्य में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी आती है। राष्ट्रीय जल मार्ग 4 काकीनाडा नहर, यमुना नहर, कोमना नहर, बंगिंगम नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी से गुजरता है, ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 के कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़कर 10,195 किलोमीटर से 2,890 किलोमीटर के 3 चरणों की योजना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो अगला है वेल्स, डॉन्स, पंपान्स आदि से संबंधित है। किससे? घास के मैदान है ये सब घास के मैदान है, ये सब घास के मैदान है, ठीक है। देखो घास के मैदान में कौन कौन सा है? ये है वेल्स। वेल्स, वेल्स पता है कहाँ पाई जाती है? ये वेल्स जो होती है ना, ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। डॉन्स किसको कहा जाता है? डॉन्स, तो डॉन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को डॉन्स कहा जाता है, मतलब घास के मैदान को जो होती है कहा जाता है डॉन्स। पंपास, पंपास, पंपास,
पंपास जो है वो कहा जाता है अर्जेंटीना। 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 अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। पंपास, पंपास, ठीक है। पंपास, पंपास, पंपास कहा जाता है, ठीक है। देखो ये सब जो है ना, वेल्स जो है, डॉन्स जो है और पंपास जो है, ये सब ये सब जो घास के मैदान है, ये पेरी स्टेपिक शीतोत कटिबंधीय के घास के मैदान है, ठीक है। शीतोत, शीतोत के है, शीतोत। पूछा जाता है कि किस टाइप का है, तो ये शीतोत का है, शीतोत। शीतोसन, शीतोसन, शीतोसन कटिबंधीय है, कटिबंधीय है, कटिबंधीय, शीतोत कटिबंधीय, ठीक है। पुटास, देखो ये एक है पुंटास, पुंटास, पुस्टांस। पुंस्टांस जो है ना, ये है हंगरी में, हंगरी, हंगरी के मैदान को कहा जाता है, हंगरी, हंगरी के मैदान को कहा जाता है, हंगरी के मैदान को, हंगरी, हंगरी, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बेल्स साउथ अफ्रीका का है, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का। पंपास अर्जेंटीना का है। शीतोत कटिबंधीय पुस्टास हंगरी का है, ठीक है। अगला चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब घास के मैदान है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल रूप देश है? मतलब स्थल रूप का मतलब होता है समुद्र से कभी नहीं, चारों तरफ से जमीन हो, जमीन हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हंगरी, हंगरी, हंगरी। ऑप्शंस के अनुसार हंगरी। हंगरी जो है, हंगरी जो है एक भू अवेष्टित देश है, जो समुद्री तट इसमें नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। भारत के और भी पड़ोसी देश है, जैसे अफगानिस्तान, अगर मैं इसकी बात करूं तो पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान, 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 अफगानिस्तान जो है ना, ये हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल, नेपाल, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ये सबसे आप देखोगे ना, तो समुद्री सीमा नहीं लगती है। अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, इससे समुद्री सीमा नहीं लगती है। कुल अगर देखा जाए ना, तो 44 भू अवेष्टित है। सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, ये भी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान सबसे बड़ा ये है, कजाकिस्तान। ये भी ध्यान रखना, कजाकिस्तान सबसे बड़ा। दोहरे भूविष्ट में है लिजिस्टियन और उज्बेकिस्तान। देखो ये जो है ना, हंगरी जो है, ये मध्य यूरोप के ओवेनियन बेसन सीप में हंगरी एक स्थूल देश है, ठीक है। यहाँ पे अल्पास पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ। इसकी राजधानी तथा नगर कहाँ है? बुडापेस्ट। इसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी। देखो अगला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरिया, तो ये पड़ता है, ग्रेट विक्टोरिया जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। जो जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल। और एशिया का, अगर एशिया का पूछा जाए तो गोबी, गोबी जो है ना, गोबी, 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 गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी। और यहाँ पे कई छोटे घास के मैदान और रेतीले पहाड़ और लवणीय झील पाई जाती है। अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करूं, एशिया में तो गोबी हो गया, लेकिन अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करूं, तो दक्षिण एशिया में है सहारा, सहारा, सहारा मरुस्थल क्या है? सॉरी, दक्षिण एशिया का एकमात्र है थार, थार है, थार, थार, थार है, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल जो है ना, ये है अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। आटाकामा, आटा, आटा, आटाकामा, आटाकामा, आटाकामा है, आटाकामा है दक्षिण, 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 दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और ये खनिज से संपन्न देश है। अगला क्वेश्चन करा, यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे है, तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व क्या समय होगा? तो देखो, ग्रीन बीच से 12 डिग्री पे है, तो दक्षिण पूर्व 2 बज जाएगा।
आंसर हो जाएगा 2। कैसे? देखो आपको पता है ना कि ग्रीन बीच जो होती है ना वो 0 डिग्री देशांतर या 80 डिग्री 180 डिग्री देशांतर के भी नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे होगा, मैं इसको समझाता हूँ। देखो तो मैं हटा लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे कैसे होता है। ये वीडियो नहीं फंसता होगा, एकदम स्मूथ चलता होगा, क्योंकि मैंने 62 बोलते हैं 50 55,000 का मैंने लैपटॉप खरीदा। इसके लिए नहीं खरीदा मैंने, मेरे पास और भी काम होती है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है कि ग्रीन बीच 12 है, 12 डिग्री है, मतलब 12 बजा है, तो 0 डिग्री से पूर्व का समय क्या होगा? तो 2 बजेगा। कैसे? देखो हमें पता है, देखो कैसे होगा समझते हैं। 360 डिग्री जो होती है ना, 360 डिग्री में कितना होता है? 24 आवर होता है, 24 घंटा होता है। और 1 घंटा में आपको पता रहो, एक एक घंटा में अगर देखोगे 1 आवर में, तो 1 आवर में क्या हो जाएगा? 360/24, 360/24, तो क्या हो जाएगा? 15 डिग्री, 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री। ठीक है। या एक, और अगर अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने के लिए, 1 डिग्री घूमने के लिए 60/15, 60/15 मतलब 4 मिनट लगता है, 4 मिनट, 4 मिनट लगता है, यही ना, 4 मिनट लगता है। तो आप समझ सकते हो कि 1 डिग्री घूमने के लिए, 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट। और 1 आवर घूमने के लिए, सॉरी 15 डिग्री घूमने के लिए, 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा, 1 आवर लगता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो हम जानते हैं प्राइम मेरिडियन क्या होती है? प्राइम, प्राइम, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन, मेरिडियन। देखो प्राइम मेरिडियन को पता है क्या बोला जाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है इसको, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। ये दुनिया के सभी देशांतरों में शुरुआत करती है 0 डिग्री से, प्राइम मेरिडियन, या इसको ग्रीन बीच भी कहा जाता है, ग्रीन बीच, ग्रीन, ग्रीन विच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। इसी पे जीएमटी, ग्रीनविच टाइम कहा जाता है। ठीक है। अब कह रहा है पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। एक चीज समझना, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ जाता है। पृथ्वी अगर पूर्व दिशा में बढ़ती है ना, तो पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, और पश्चिम के जाने पर समय घट जाता है। ठीक है। मतलब पूर्व की अगर आप जाओगे ना तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ जाओगे तो समय घटता है। ठीक है। तो ग्रीनविच में अगर 30 डिग्री पूर्व की तरफ जा रहे हो, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रीनविच में आप 30 डिग्री पूर्व की तरफ जा रहे हो, तो पूर्व की तरफ जाने से समय क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब समझ रहे हो? 1 डिग्री में कितना? 1 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 120 आवर, 120 आवर, सॉरी 120 मिनट, 120 मिनट। और 120 मिनट कितना हो जाएगा? 2 आवर। तो 2 आवर, तो 2 आवर मतलब 12 से बच जाएगा 2। समझ में आया कैसे किया ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसको फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो इसको रटना उठना नहीं है, रटोगे तो फिर एग्जाम में भूल जाएगा। आज 2 दिया है, कल 4 दे दे तो फंस जाओगे ना। देखो, देखो हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि एक अर्थ को पूरा रोटेशन करने में 360 डिग्री लगता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री जो होती है वो 24 आवर के बराबर होती है। तो 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा? 1 आवर बराबर अगर देखोगे तो 360, 360 बटे
24, 360/24 मतलब 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि 1 आवर बराबर होती है 60 मिनट, 60 मिनट होती है, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 60/15, तो मतलब 4 मिनट, 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट, 4 मिनट। अब कह रहा, अब एक चीज समझो, जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन, उसको क्या बोला जाता है, प्राइम, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियंस कहा जाता है। और प्राइम मेरिडियंस को ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। और इसी को प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रीनविच, ग्रीन, ग्रीन बीच, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, मीन टाइम इसको कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट समझते हैं, देखो क्या होती है ना, अगर आप पूर्व की तरफ जाओगे, देखो याद रखना है, ये याद रखोगे तो काम चल जाएगा। पूर्व की तरफ अगर जाओगे, पूर्व की तरफ अगर जाओगे, पूर्व की तरफ जाओगे, क्योंकि पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, समझो, पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, पूर्व घूमती है। तो अगर आप पूर्व की दिशा की तरफ जा रहे हो, पश्चिम से पूर्व, पूर्व की दिशा की तरफ जा रहे हो, तो टाइम बढ़ती है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहे हो, पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहे हो, तो टाइम घटती है। तो क्या होती है, घटती है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रीनविच जो है वो 30 डिग्री पूर्व में, तो 30 डिग्री पूर्व में प्लस होगा, और कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 1 डिग्री 4, तो 120 मिनट, 120 मिनट, और 120 मिनट कितना हो जाएगा, 2 आवर, 2 आवर प्लस कर दो, 12, 14, दो, दो बच जाएगा, ठीक है। अच्छा भारत का क्या होगा, तो भारत का पता है, भारत का जो ग्रीनविच टाइम लिखा जीएमटी है, भारत का जो जीएमटी अगर आप निकालोगे ना, जीएमटी, भारत का जीएमटी पता है, 5 घंटा, भारत का जीएमटी 5 आवर 30 मिनट आगे, 5 आवर 30 मिनट आगे है, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर मुझे पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक, उत्पादक और उसकी अवस्थिति का सही उद्गम का पता लगाइए, सही उद्गम का आपको पता लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया है। देखो आपको पता होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन डाटा बेस्ड होते हैं, मतलब आपको फैक्चुअल होते हैं, तो फैक्चुअल की तरह ही आपको याद भी रखना होगा, क्योंकि ये सब स्टैटिक्स होती है ना, ये सब चेंज जल्दी नहीं करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, तो यह क्वेश्चन है सही युग में बताना है। लुनेज क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, लुनेज क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, बिल्कुल सही है। सुरमा घाटी असम में है, सही है। तो सब सही है, सब सही है, ठीक है, सब सही है, समझ रहे हो, सब सही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखो एक से अधिक होगा यहाँ पे, या सभी होगा। देखो इसमें क्या है ना कि पेट्रोलियम वाला जो अवस्थित है ना, जैसे लुनेस शहर बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में है। ये जो लुनेस शहर देख रहे हो ना, ये लुनेस शहर, ये लुनेस शहर, ये बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में है। और ये केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, केजी बेसिन जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। जो पता है, जो केसी बेसिन है, एक गोदावरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन के आंध्र प्रदेश के कृष्णा घाटी के आसपास में है, ठीक है, फैला हुआ। और सुरमा घाटी जो है वो असम में पाया जाता है, सुरमा घाटी असम में है, सुरमा घाटी असम में विस्तृत है। भारत में सर्वप्रथम खोज का निर्माण असम के माकुन क्षेत्र में 1866 से 67 में किया गया था। ये भी पूछा जाता है, पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। तो ये खोजा गया था 1866
छियासठ से 67 में, 1866 से 67 में खोदा गया था, खोदा गया था, खोदा गया था। और ये पता है कहाँ खोदा गया था? ये खोदा गया था डिगबई, डिगबई, डिगबोई, डिगबोई क्षेत्र में खोदा गया था। डिगबोई, ये भी पूछा जाता है, डिगबोई क्षेत्र में खोदा गया था। और ये तेल 1890 में तेल का कुआं खोदा गया। एशिया का प्रथम शोध तेल कारखाना यही है, 1909 1901 में, 1901 में डिगबोई, डिगबोई में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो ये करता है 3%। वो ये भारत की पूछ रहा है, मतलब बिहार राज्य जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 3% धारण करता है। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.87, रियली में करता है 2.86%। तो इसका नियरेस्ट यही आ रहा था, 3%। ठीक है, बिहार राज्य का कुल जनसंख्या 8.6% धारण करता है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल पता है, पूछा गया था, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ये है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का क्रम अवरोही क्रम में 12वां स्थान आता है, 12वें स्थान पे आता है। ठीक है, 12वें। जनसंख्या के हिसाब से देखोगे ना तो तीसरा पे आता है, एक आता है यूपी, फिर महाराष्ट्र, और इसके बाद बिहार। क्षेत्रफल से 12वां स्थान आता है, जनसंख्या से तीसरा, ये भी ध्यान रखना। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारोविया, जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई थी, कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे नाइजीरिया का रहने वाले थे। पर्यावरण कार्यकर्ता थे ये केन सारोजीवा, जिनको 1995 में फांसी दे दी गई थी। ये नाइजीरिया का रहने वाले थे। ठीक है, नाइजीरिया के रहने वाले थे। बस इतना याद रखो। ठीक है, क्यों फांसी दे गई थी, बस इतना याद रखोगे। इसमें बहुत कुछ दिया है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं लग रहा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन जो है ना इसी से रिलेटेड, नाइजीरिया। देखो पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। अच्छा, तो इसका आंसर पता चल गया ना, इसका आंसर पता चल गया। और नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये मिला था 1960 में, 1960 में, 1960 में, 1960 में। देखो कौन थे कौन थे केन सारोविया? तो ये नाइजीरिया के एक लेखक थे, पत्रकार थे और पर्यावरण कार्यकर्ता थे। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1941 को, 10 अक्टूबर 1941 को। और मृत्यु हुआ 10 नवंबर 1995 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। किस जातीय के समूह थे ये? ओगोनी थे, ओगोनी। समझ रहे हो ना? हाँ, बस यही आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो पर्यावरण एक करता था, 1995 में फांसी दे दी गई थी। कहाँ के थे ये नाइजीरिया के थे, नाइजीरिया के थे ये। ठीक है, और 1960 में नाइजीरिया को स्वतंत्रता भी मिल गया, 1960 में इनको स्वतंत्रता मिल गया, नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिली। औपनिवेशिक काल में नाइजीरिया अतः ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे, जिनको स्वतंत्रता 1 अक्टूबर कब मिला? 1 अक्टूबर 1960 को मिल गया। ठीक है, फिर गणतंत्र रूप से नाइजीरिया प्रथम चरण 1963 से 1966 तक रहा। उसके बाद यहाँ पे 1 अक्टूबर 1963 से 15 जनवरी 1966 तक डॉक्टर ननमी अजीके नाइजीरिया गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 जनवरी 1966 को नाइजीरिया में तखना पलट हुआ, सैन्य स्थापित किया गया। इस तरह से 1966 से 70 में नाइजीरिया में गृह युद्ध हुआ। इस तरह से चलते रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? देखो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, समझते हैं। देखो क्या इसका क्या था। देखो इसका अगर आप कंसेप्ट समझोगे ना, कम वापस लिया था, ये तो मैटर आसान है।
कब लिया था? ठीक है। ये लिया था फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में ले लिया गया था। 12 फरवरी 1922 को ये ले लिए थे। क्यों लिए थे समझते हैं, इसका पूरा हम लोग भूमिका समझ लेते हैं। तो गांधी जी एक ऐसे लीडर थे ना, जिनका अहिंसा के खिलाफ रहते थे, मतलब हिंसा के खिलाफ रहते थे। ये नहीं चाहते थे कि मैं हिंसा की तरह आगे बढ़ूं। हिंसा मतलब ये हिंसा को अपनी जगह में देना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि मैं हिंसा के खिलाफ रहूं। ठीक है, समझ रहे हो? हम्म, एक सेकेंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये थे, देखो समझते हैं। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले महात्मा गांधी जी का, रुको इसको मैं निकाल देता हूँ, चार्जर लगा देता हूँ, रुको जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? देखो सबसे पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था एक सॉरी 1 अगस्त, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920 को। 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। क्यों शुरू किया था? क्योंकि क्योंकि आपको पता है ना कि गांधी जी आए थे भारत में 1915 में। भारत में गांधी जी 1915 में आ गए थे। कब आए थे? 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और जब आए थे भारत तो ये 1914 से 1918 तक भारत में युद्ध हो रहा था। नहीं नहीं, विश्व लेवल पे प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था, और उसी के बीच में गांधी जी एंट्री लिए थे। तो गांधी जी जब एंट्री लिए ना, तो भारी कर और आर्थिक संकट था इंडिया में। फिर उस समय पता है रॉलेट एक्ट भी आ गया था। रॉलेट एक्ट इंडिया में आ गया था। रॉलेट एक्ट का मतलब होती है 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। बिना वकील, बिना दलील और बिना कानून के क्या किया जा सकता है? किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा गया था। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। यही रॉलेट एक्ट के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जालियांवाला, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन का, फिर खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्यों चला था पता है? खिलाफत आंदोलन चला था तुर्की के जो खलीफा थे ना, उसके पद के लिए चला था। तो ये सब घटना एक दूसरे से लिंक था और एक ही समय घटा था। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। उस समय जब आए थे तो 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। फिर रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आया, क्यों आया था रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट आया था बिना किसी वकील, बिना दलील के हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये आया था। तो सोचा ना, देखो उसमें क्या हुआ था ना, जब हमारे इंडिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इंडिया में नहीं पूरे विश्व लेवल पे, तो इंडियन वासी को लगा कि मदद करेंगे अंग्रेज, लेकिन कुछ नहीं किए थे। समझ रहे हो? तो इसीलिए रॉलेट एक्ट लाए थे। रॉलेट एक्ट दबाना चाहते थे। समझ रहे हो? ठीक है। रॉलेट एक्ट जो था वो दबाना चाहते थे, दबाना। तो दबाने के बाद क्या हुआ? जब आंदोलन शुरू हुआ, फिर रॉलेट एक्ट के विषय में इसी को काला कानून कहा जाता था। काला कानून। जब काला कानून, देखो प्रथम विश्व जब समाप्त हो गया ना, तो ब्रिटिश सरकार ने कई कठोर कानून बनाए थे।
ताकि विरोध को रोका जा सके, क्योंकि प्रॉमिस किया था कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे भारत में, अंग्रेज ने किया था। लेकिन इसका उल्टा हुआ, क्योंकि पता है ना, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अंग्रेज पूरी तरीका से हार चुका था, वहां का दयनीय स्थिति खराब हो चुकी थी, तो इतना सक्षम नहीं था कि इंडिया को हेल्प करे, और इंडिया से लूटना चाहते थे, तो और आगे भी तो देख रहे हो ना, सत्ता की है लगभग 100 साल तक, तो इसलिए रॉलेट एक्ट लाया था, और विरोध कर सके, और युद्ध खत्म होने के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज ढील पड़ेंगे और अधिकार देंगे, कुछ अधिकार देंगे, लेकिन उल्टा हुआ। सरकार ने दमन बढ़ाने के लिए एक नई समिति बनाई, जिसी का नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, इसके अनुसार में बिना ट्रायल मुकदमे की गिरफ्तारी, सरकार किसी भी भारतीय को सीधी गिरफ्तारी कर सकती थी, अदालत के बिना सबूत के 2 साल तक जेल में रख सकती थी, और प्रेस का कठोर स्वतंत्रता दे दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों नहीं करता विरोध? हर नागरिक का एक अपना राइट्स होता है, उसको आप छीन रहे हो तो विरोध तो करेंगे ही। क्यों किया विरोध? तो भारतीयों ने, नागरिकों ने विरोध किया, तो इसीलिए रॉलेट एक्ट आया था। कब आया था? 6 अप्रैल। देखो कब आया था रॉलेट एक्ट, मैं पूरा डिटेल लिखता हूँ। देखो गांधी जी कब भारत आए थे? गांधी जी भारत आए थे, गांधी जी भारत आए थे 1915 में। 1915 में कब? 9 जनवरी। 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी आ चुके थे। उसी समय 1914 से 1918 के बीच में क्या हो रही थी? युद्ध चल रहा था, प्रथम 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 विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन था। ब्रिटेन जो था ना, वो मित्र राष्ट्र तरफ से शामिल था, ठीक है। तो क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया 1918 में, खत्म हुआ 1918 में। पता है खत्म हुआ था वायसराय की संधि पे। वायसराय की संधि पे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारतीयों को लगा कि नहीं, अब हम, क्यों लगा? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को बहुत सपोर्ट किया था भारत ने, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके लिए पता है अंग्रेज ने क्या किया? ये जब आश्वासन दिया था, आश्वासन नहीं हुआ तो विद्रोह होने लगा, इन्होंने एक कानून लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट लाया, रॉलेट एक्ट। इसको काला कानून कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था। ये कब आया था? ये आया था 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1919 को आया था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। इस पे क्या हुआ? जब रॉलेट एक्ट आया तो पब्लिक पूरा विरोध करने लगे, पूरा विरोध करने लगे, पूरा विरोध हुआ। चारों तरफ हड़ताल, उपवास, बैठक, जुलूस, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, एक तरह से ना, तो मानो तो एक एक आंदोलन छिड़ गया, आंदोलन छिड़ गया, ठीक है। तो इसीलिए रॉलेट एक्ट लाया गया। अब क्या हुआ रॉलेट एक्ट के बाद? देखो रॉलेट एक्ट के बाद 7 डे बाद, 7 डे बाद, 7 डे बाद इसी के विरोध में 13 अप्रैल को 1919 को 1919 को 1919 को एक जुलूस निकाला गया था, जुलूस रॉलेट एक्ट के विरोध में, अमृतसर में। अमृतसर में कहाँ पे? कब? देखो 6, देखो 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1919 को, 1919 को रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आया कब आया? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आया 1919, 1919 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। एक्ट, उसके बाद 7 दिन बाद, 7 डे बाद, 7 डे बाद, 7 डे बाद मतलब 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को क्या हुआ? अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में, अमृतसर में, अमृतसर में, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जालियांवाला बाग में, देखो हाथ नहीं हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ, जालियांवाला बाग में लोग बैठक कर रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे कि कैसे इसके से किया जाएगा। उसी में क्या हुआ? जनरल डायर, व्यक्ति था डायर, डायर ने क्या किया?
गोली चला दी, हजारों लोग मारे गए। इसी के प्रिंस में हजारों लोग मारे गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये रॉलेट एक्ट किससे रिलेट करता है? जालियांवाला बाग से। अब देखो, खिलाफत खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? खिलाफत आंदोलन देखो, अब क्या हुआ था ना कि उसमें जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो मतलब एक खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत खिलाफत आंदोलन चला था। ये पता है क्यों खिलाफत आंदोलन आया था? ये एक मुस्लिम समाज से रिलेटेड था। किससे था? मुस्लिम 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 समाज से रिलेटेड था। मुस्लिम समाज से रिलेटेड था। तुर्की के खलीफा खलीफा के पद के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रहा था। किसके लिए? खलीफा के पद के लिए। खलीफा के पद के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। ठीक है, मतलब मुस्लिम जगत का एक धार्मिक प्रमुख गुरु होती थे। तो इसी समय बैकग्राउंड यही पड़ा था, खलीफा को हटाने की योजना बनाई। भारत में आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि तुर्की का विभाजन हो चुका था, खलीफा के पद के हटाने की कोशिश किया जा रहा था और मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था। इसके लिए भारत के मुसलमानों को लगा कि तुर्की पवित्र स्थानों का रक्षक है, इसका नेतृत्व करना चाहिए। गांधी जी भी ने सपोर्ट किए, गांधी जी ने भी समर्थन पूरा अच्छे से किए। ठीक है, तो 1919 में देखो, 1919 में खिलाफत आंदोलन बनी। देखो 1919 में इसके लिए क्या क्या बनाया गया? 1920 में, सॉरी 1919 में, 1919 में एक खिलाफत कमिटी बनाया गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो। ये सब तो मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देखो रिवीजन करते रहना। क्या हुआ? गांधी जी कब आए भारत? गांधी जी आए 9 जनवरी जनवरी 1915 को। ठीक है, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, वार चल रहा था। फिर क्या हुआ जब वार खत्म हो गया? 1918 में युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी का वायसराय करवाया था ना, किससे? वायसराय की संधि हुआ था, तो खत्म हुआ। तो अंग्रेज ने क्या सोचा कि चलो मैं मतलब भारतीय ने सोचा कि चलो मैं अंग्रेज से कुछ मदद लेता हूँ। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं मदद करूंगा, लेकिन कुछ नहीं किया। 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को उन्होंने 1919 को एक रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट लाया, बहुत खतरनाक कानून था ये, कानून था। फिर इसके 7 दिन बाद मतलब 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो उसी समय क्या हुआ था ना, खलीफा कमिटी खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। खिलाफत आंदोलन ये सबसे मतलब नहीं था, खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का हक के लड़ाई था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, आंदोलन ये था। तो इसमें क्या हुआ ना, खिलाफत आंदोलन जो हुआ, इसमें बहुत कुछ हुआ। इंडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया खलीफा के पद के लिए। क्या किया? 1919 में 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत खिलाफत कमेटी बनाया गया, खिलाफत कमेटी बनाया गया। कहाँ पे? मुंबई में, मुंबई में बनाया गया, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में बनाया गया। ठीक है, मुंबई में खिलाफत कमेटी बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। फिर 1920 में, फिर ये सब 1919 में हुआ था। 1920 में 1920 में 1920 में खिलाफत दिवस मनाया गया पूरे भारत में। खिलाफत
खिलाफत दिवस मनाया गया, दिवस मनाया गया। और फिर 1920 के असहयोग शुरू हुआ। गांधी जी का समर्थन था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों को छोड़ना, स्कूल कॉलेज त्याग देना और कोर्ट का बहिष्कार करना। ये सब असहयोग आंदोलन। इसी के खिलाफ में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए थे। असहयोग आंदोलन शुरू कर चुके थे, पूरे भारत में फैल गया था। ठीक है, ठीक है। तो देखो 1 अगस्त 1920 को तो शुरू कर ही दिए थे, असहयोग आंदोलन शुरू हो ही गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो उसी के बीच में क्या हुआ? 1 अगस्त 1920 को तो शुरू हो ही गया, लेकिन क्या हो गया ना, चौरा चौरी कांड हो गया। चौरा चौरी कांड हो गया। चौरा चौरी कांड हो गया। चौरा चौरी कांड हो गया 5 फरवरी, 5 फरवरी 1900 5 फरवरी 1922 को। तो 7 दिन बाद, मतलब 12 फरवरी, 12 फरवरी को इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो गांधी जी ने फरवरी 1922 में यह सहयोग आंदोलन बंद कर दिए। मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी, ध्यान रखना है, 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हो गया। चौरा चौरी कांड हो गया गोरखपुर के में, तो जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितने? 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो गांधी जी ने 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और मार्च 1922 में ही गांधी जी को हिंसा के आरोप में बंदी बना लिया। और लगभग पता है 6 साल तक गांधी जी को सजा हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण गांधी जी जेल से मुक्त हो गए। पता है नेताजी ने बहुत ही असहयोग आंदोलन जो वापस लिए थे ना, तो नेताजी ने राष्ट्रीय विपदा कहा। बोला इतना मेहनत के बाद में भी आपने वापस ले लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक से निकलता है। देखो अमरकंटक से बहुत सारे नदियां निकलती है। एक नर्मदा भी निकलता है, नर्मदा और सोन यहीं से निकलता है। सोन यहीं से निकलता है, नर्मदा और सोन। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ये जो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ये मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और अमरकंट देखो, देखो एक चीज समझना, नर्मदा नदी जो है ना, वो पश्चिमी भाग से निकलती है अमरकंटक के, समझना। ये पूछता है अमर अमरकंटक से दो नदियां निकलती है। एक एक निकलती है पश्चिमी भाग से निकलती है नर्मदा। पश्चिमी भाग से नर्मदा निकलती है, नर्मदा नर्मदा निकलती है। और पूर्वी भाग से निकलता है सोन नदी। सोन नदी, सोन सोन नदी। तो ये भी पूछा जाता है कि अमरकंटक से जो भी पहाड़ियां निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियां से जो निकलती है नर्मदा नदी, वो कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी भाग से निकलता है, पश्चिमी भाग से। ठीक है, पश्चिमी भाग से। और पूर्वी भाग से सोन नदी निकलता है, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी आपको पता है ना, डेहरी ऑन सोन बांध और कोलिवियर पुल की एक सह पुल है। ठीक है, सोन नदी पटना मनेर के पास में आके मिल जाती है। सोन नदी का और भी बहुत सारे सहायक नदियां हैं, जैसे रिहंद है, कोयल है, गोपन है, कानन है। ठीक है, और सोन नदी जो है वो दक्षिण सहायक नदी है, गंगा की दक्षिण सहायक नदी में सबसे लंबी है, दक्षिण से, दक्षिण वाला में। ठीक है, और सोनभद्र नदी के भी नाम से जाना जाता है। सोन नदी को सोनभद्र नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे है, देखो आगे का क्वेश्चन है कि भिलाई, क्या? भिलाई, दुर्गापुर,
और राउरकेला के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो सबको पता है कि ये द्वितीय में हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या कौन कौन सा? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो था ना वो षड्यंत्र हुआ था। भिलाई भिलाई बना था 1955 से 1959 में प्रारंभ हुआ। फिर हिंदुस्तान आयरन स्टील लिमिटेड राउरकेला का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया था 1959 में। ठीक है। फिर दुर्गापुर लौह इस्पात ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। ठीक है, समझ रहे हो? दुर्गापुर लौह इस्पात 1962 में शुरू हुआ। फिर 1964 में बोकारो स्टील की स्थापना किया गया, फिर बोकारो स्टील के नाम से जाना जाता है। फिर भिलाई बोकारो स्टील के स्थापना सहयोग से सेल की स्थापना जो हुआ वो 24 जनवरी 1973 को हुआ। देखो सब एक एक बार लिखते हैं। सबसे पहले तृतीय, देखो भिलाई, भिलाही, भिलाही, भिलाई जो था ना भिलाई, भिलाई पता है? भिलाई, रुको मैं चार्ज लगा लेता हूँ मेरा लैपटॉप और चार्ज करना पड़ेगा। पता चला बंद हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। देखो भिलाही, अगर भिलाई की बात करें, भिलाही लौ इस्पात, लौ इस्पात, इस्पात, रुको जी चार्ज तो लगाना पड़ेगा ना। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे चार्ज है। देखो लौ इस्पात, लौ इस्पात, भिलाही लौ इस्पात, इस्पात, भिलाही लौ इस्पात। भिलाही लौ इस्पात का कारखाना 1955 में शुरू हुआ था। 1955 में, 1955 में शुरू हुआ था और शुरू 1955 में मतलब उद्घाटन किया गया और 1959 में शुरू किया गया। ठीक है। फिर फिर हिंदुस्तान आयरन स्टील लिमिटेड राउरकेला, जो आयरन हिंदुस्तान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था ये 1959 में। ठीक है। फिर दुर्गापुर का जो लौह इस्पात था ना वो ग्रेट ब्रिटेन के दुर्गापुर, ये वाला देख रहे हो ना, दुर्गापुर, ये ग्रेट ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ब्रिटेन ब्रिटेन के सहयोग से बना था। कब बना था ये? कब बना था? ये बना था दुर्गापुर लौह इस्पात 1962 में शुरू हो गया था। ये 1962 में, 1962 में शुरू हुआ था। ठीक है। और सेल की स्थापना देख रहे हो ना, सेल का ये स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला है ओजोन क्षेत्र का अर्थ क्या है? ओजोन क्षेत्र मतलब ओजोन क्षेत्र, ओजोन क्षेत्र O3 का जो डिप्लेशन होती है वो क्या होती है? समताप मंडल में ओजोन सांद्रता की कमी, सप्ताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, सप्ताप मंडल ओजोन परत की वृद्धि, वृद्धि तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, ये होगा 75 के बी, 75 के बी। समझ रहे हो ना? ओजोन छिद्र का ही मतलब होता है सप्ताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी होना। पता है ये कौन सा बैगनी के कारण निकलती है? O2 से O3 बनता है और निकलती है ईवी किरण, ईवी किरणें के कारण। इसी के प्रेफरेंस में, इसी के प्रेफरेंस में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगाया था। मॉन्ट्रियल, 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 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ये कब आया था पता है? ये 1987 में आया था। 1987 में ये अनुमानित किया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। परमाणु कक्षा क्या होती है? वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की सद्धता अधिकतम होती है। बिल्कुल यही होगा। 76 के सी, 76 के सी वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, अधिकतम। समझ रहे हो ना? उसी को बोला जाता है
परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक में एस देखो, एक होती है ना एस ऑर्बिटल, एस होती है, पी होती है, डी होती है और एफ होती है। एस होती है 2, पी होती है 6, डी होती है 10 और एफ होती है 14। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि प्रोटीन 84 है, न्यूक्लियॉन 216 है, परमाणु वाले एक तत्व क्षय होने की प्रक्रिया में अल्फा कण का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन के बाद नए नए संख्या क्या बनेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं? देखो तो इसका कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, जल्दी खत्म कर लेंगे। देखो 77 का 77, देखो मेरा आदत है ना डिटेल करते हैं इसलिए टाइम लग जाता है। देखो सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या कितने हैं? प्रोटॉन संख्या है 84, ठीक है, 84 है। और न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी है? न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन जो है वो है 216, ठीक है, 216। और यहाँ पे अल्फा कण क्षय हो रही है, अल्फा कण, अल्फा कण क्षय हो रहा है, अल्फा कण क्षय हो रहा है, ठीक है। हम समझते हैं अल्फा कण में क्या होती है, अल्फा कण में प्लस प्लस होती है, मतलब इसमें होती है दो प्रोटॉन होती है और दो न्यूट्रॉन होती है, दो न्यूट्रॉन होती है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होती है, ठीक है। जब कोई अल्फा कण विसर्जित करता है तो प्रोटॉन की संख्या 2 कम और द्रव्यमान बाई न्यूक्लियन की संख्या 4 कम होती है। समझ समझ लो, प्रोटॉन की संख्या 2 कम होती है और 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 प्रोटॉन की संख्या 2 कम और द्रव्यमान संख्या बाई न्यूक्लियन संख्या 4 कम, 4 कम ये होती है, ठीक है। कुल न्यूक्लियन यहाँ पे कितने हैं? कुल न्यूक्लियन यहाँ पे हो गए ना, दो, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 मतलब कुल, कुल न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कितने हो गए? 4, न्यूक्लियन 4 हो गए। तो देख रहे हो ना, जब भी अल्फा का होगा तो 2 प्रोटॉन कमेगा और 4 न्यूक्लियन कमेगा। 4 न्यूक्लियन का मतलब कि द्रव्यमान संख्या 4 कम होगी। अब देखो पहले 84 है, देखो इसमें 84 है, तो 84 है तो 2 कमा दो तो कितना हो जाएगा? 82, ये 82 हो जाएगा, यहाँ 82 हो जाएगा। और न्यूक्लियन संख्या में 216 है, 216 तो 4 कमा दो कितना हो जाएगा? 2 1 212, तो 82 212, ठीक है। तो 82 212 ऑप्शन ए, 82 212 ऑप्शन ए, समझ में आया? यही होता है कि जब भी हम अल्फा कण का क्षय होता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, 4 की कमी होती है, ठीक है, समझ रहे हो? 4 की कमी होती है, 4 की कमी होती है, ठीक है, समझ में आया? हम्म, समझ में आया? तो ये हो गया इसका आंसर, मतलब ना कि प्रोटॉन 84 था, जब भी अल्फा कण लॉस होगा तो 82 हो जाएगा। अल्फा कण में दो दो प्लस मतलब न्यूक्लियन की संख्या 4 कम हो जाएगा, तो जब 4 कम होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 4 कम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर?
क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो आपको पता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट से निकालते हैं, बॉक्साइट से। बॉक्साइट से निकालते हैं, ठीक है। बॉक्साइट से निकाला जाता है, बॉक्साइट से, ठीक है। बॉक्साइट से निकालते हैं। तो एल्युमिनियम जो निकाला जाता है वो बॉक्साइट से निकाला जाता है, बॉक्साइट से। क्या निकाला जाता है एल्युमिनियम को? बॉक्साइट से। बॉक्साइट से निकालते हैं, ठीक है। देखो एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट से निकाला जाता है। और भी बहुत सारी होती है, जैसे देख रहे हो ना, ग्लेना, क्रीपाइट, सिनिबार, बॉक्साइट से निकालते हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ऑप्शन से ही पता चल गया। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि किस देश के विमान ने प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर 2025 में उतारे गए? तो ये उतारे गए थे अमेरिका के, अमेरिका के, अमेरिका के किस देश के विमान प्रथम खेप 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? तो देखो ये आपको पता है ना कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प था ना, डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं, अमेरिका के जो इसके उसमें जो अमेरिका के 104 भारतीय को ट्रम्प द्वारा निर्वासित किया गया था, ठीक है, निर्वासित किया गया था। और कहाँ पे? ये यहाँ पे गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अमेरिका से हटने की घोषणा किया है? तो ये किया है, किससे किया है? ये किया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र मानवा, रुको जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। क्या कर रहे हो जी? करो जल्दी जल्दी। कहाँ तक हो गया था? किसके हटने से? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से ये हट चुके हैं। जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद अधिकार है ना, उससे हटने का घोषणा कर दिया है। साथ ही साथ अमेरिका ने WHO संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और राष्ट्र एजेंसी वाले जो है ना, भागीदारी लेने की वापसी कर दी है, ठीक है। समझ रहे हो ना? जैसे देखो, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रपति 47वां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है किससे हटने का? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का प्लान बना लिया, ठीक है। बजट 2025-26 में मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? शामिल नहीं है तो बेरोजगारी शामिल नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं किया गया। गरीबी हो गई है, युवा की बात किया गया, नारी की बात किया गया। जो बजट 2025-26 का था ना, इसमें यही था, गरीबी था, युवा था, अन्नदाता था, अन्नदाता एक चौथा था, अन्नदाता, और नारी की बात किया गया, नारी, नारी की बात किया गया, ठीक है। इसमें से अगर देखोगे ना तो 4 इंजन की बात किया गया है। इसमें आपको बोला गया है कि जो वित्तीय वर्ष 2024 है ना, उसमें राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है, ठीक है। और 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में 50,000 टनल पूछा जाएगा,
50,000, 50,000, 50,000 अटल, अटल टिकरिंग, अटल, अटल, अटल टिंकरिंग, 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 टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये सब बोला गया है। और एमएसएमई के लिए भी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। एमएसएमई के लिए, एमएसएमई के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेंगूर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो रेंगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। सबको जानते हो, रेंगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेंगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें कपास बहुत ज्यादा उगती है, कपास बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो होती है ना, इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होती है। सबसे ज्यादा जो मिट्टी है ना, सबसे जोड़ मिट्टी है। पेंटोलॉजी, पेंटोलॉजी जो है ना, वो मिट्टी के अध्ययन का किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कपास देखो, एक है लेटराइट मिट्टी, पता है लेटराइट मिट्टी में काजू, काजू, रबर, रबर, काजू, रबर, कहवा, 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 चाय, 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 ये सब उगाया जाता है लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, संविधान के, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये बोला गया है 351 में, 351 में, 351 में ये बात, सॉरी सॉरी 350 ए में, सॉरी सॉरी 350 ए में। वो तो 351 में बोला गया है ना कि हिंदी को प्राथमिकता दिया जाएगा। मातृभाषा मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो समझते हैं, देखो यहाँ पे ये नहीं है, ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर, कैसे आंसर ये होगा, देखो समझते हैं। अक्सर कंफ्यूजन होता है ये क्वेश्चन में। देखो सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 349 समझते हैं। 349, 349 क्या है आपको पता है? 349 जो अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349 कहता है, जैसे मान लो कि आपने किसी जगह कंप्लेन किया, तो आप हिंदी में बहुत अच्छा हो, हिंदी में बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको मतलब ना ये कंप्लेन है, जैसे बोला गया है संसद से, 349 में कहा गया है कि भारत की जो संसद होगी वो वो, हाँ जी बोलो, हेलो, क्या? रुको रुको, एक सेकंड, एक सेकंड। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ जाओ जी, खाना उना खा लिया करो, खाना के चक्कर में खाना खा लो, जाओ। ठीक है। हाँ देखो आगे चलते हैं। देखो, 349 में देखो क्या कहा गया है। 349, 349 कहता है, 349 में सिंपल ये कहा गया है कि भारत में राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से जुड़े से मामले, मतलब 349 कहता है कि सम्मेलन आयोग समिति की सिफारिश के बिना राजभाषा हिंदी संघीय भाषा और संगठनात्मक रूप से किसी भी भाषा में जुड़े बदलाव नहीं कर सकती, ये कहा गया। 350 में कहा गया, 350 में कहा गया है, 350, ये तो 349 हो गया। 350 में देखो क्या कहा गया है। 350 में कहा गया है कि शिकायत और निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, कोई भी भाषा में आप शिकायत कर सकते हो। जैसे मान लो आप तेलुगु में बहुत एक्सपर्ट हो, तेलुगु में बहुत एक्सपर्ट हो, और आपको इंग्लिश और हिंदी नहीं आती, तो आप तेलुगु भाषा में आप
कंप्लेन दायर कर सकते हो। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी सरकारी न्यायालय में अपील, आवेदन, शिकायत, गुजारिश अपनी मनचाही भाषा में दे सकता है और उसे स्वीकार करने से मना भी नहीं कर सकती, सरकार नहीं करेगी। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करे। ठीक है, समझ रहे हो? अगर कोई ऐसे करता है, मान लो कभी कभी देखोगे कि आपने लेट एप्लीकेशन लिखा, तो आप इंग्लिश में लिख रहे हो, तो बोलेगा ए हिंदी में लिखो। तो उसको समझाओ कि पता है हमारा पावर देती है कि हम किसी भी भाषा में कंप्लेन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 350 के ए कहा गया है, 350 का ए कहा गया है, 350 का ए कि कि संविधान के जो भी राज्य होंगे वो अपनी भाषा में दे सकते हैं। मतलब अपनी भाषा में 350 में ये कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा भाषाई अल्पसंख्यकों से है। मतलब किसी भी राज्य में कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे तेलुगु भाषी महाराष्ट्र में है, तमिल भाषी तमिल में है, बिहार में है, फिर उर्दू में है, तो कोई भी चाहे ना तो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिया जाएगा। ये बातें 350 के ए में बोला गया, 350 के ए में। ठीक है, देखो 350 में कहा गया है कि आप कोई भी भाषा में शिकायत कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ। 350 ए में कहा गया है कि मातृभाषा जो होगा ना, शिक्षा दिया जाएगा। और 351 में स्पेशली हिंदी पे बात किया गया है कि हमारा हिंदी भाषा जो होगा वो क्या होगा, हिंदी होगा, इसको प्रमोट करे, सरकार इसको प्रमोट करे। स्पेशली हिंदी भाषा की बात किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, महाज महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? लिच्छवी जो था ना, वो था लिच्छवी जो था वो बिहार का था, बिहार का था। ठीक है, बिहार राज्य का अंग था लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी जो था वो बिहार राज्य का अंग था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें 16 महाजनपद थे, आपको सारे महाजनपद का क्या होगा, याद होना चाहिए। जैसे मैं लिखते जाता हूँ। अंग, अंग का कहाँ था, अंग का था चंपा, चंपा, चंपा था, चंपा अंग का। चंपा वो अभी कहाँ है, भागलपुर और मुंगेर। मगध, मगध की राजधानी कहाँ था, मगध, मगध की राजधानी था गिरिबिच, गिरी गिरिबज, गिरिबज बोलो या राजगिरी बोलो चलेगा। फिर है काशी, काशी की राजधानी कहाँ था, काशी, काशी की राजधानी था वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी था काशी की राजधानी। वश की राजधानी कहाँ था, वश, वश की राजधानी था कौसम्बी, 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 कौसम्बी था, कौसम्बी था। ठीक है, वश की राजधानी। वंजी की राजधानी कहाँ था, वंजी, 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 वंजी की राजधानी था वैशाली, 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 वैशाली था, वैशाली था। ठीक है, वैशाली था। कौशल की राजधानी कहाँ था, कौशल, कौशल की राजधानी था श्रावती, 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 श्रावती था, श्रावती था, श्रावती। ठीक है, अवंती की राजधानी कहाँ था, अवंती, अवंती, अवंती की राजधानी था उज्जैन, उज्जैन था, उज्जैन, उज्जैन था, उज्जैन था। ठीक है, अस्मक, अस्मक की राजधानी कहाँ था, अस्मक, अस्मक की राजधानी था पोटली, पोटली, पोटली था, पोटली, पोटली था। ठीक है, अस्मक की राजधानी पोटली था। गंधार, गंधार किसकी राजधानी था, गंधार, 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 गंधार की राजधानी था तक्षशिला, 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 तक्षशिला था, तक्षशिला। और सूरसेन की राजधानी कहाँ था, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी था, सूरसेन की राजधानी था कहाँ था, सूरसेन की राजधानी था मथुरा, मथुरा, म मथुरा, मथुरा था, मथुरा। ठीक है, तो ये सब 16 महाजनपद थे। अंग, अंग, अंग चंपा, मगध
ग्रीवा, काशी वाराणसी, वश कौसंबी, वंजी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, अस्मक कोटली, यही एक अस्मक दक्षिण भारत का राजधानी, गंधार तक्षशिला और सूरसेन मथुरा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में लिच्छवी किस राज्य की अंक था? तो ये बिहार का था, बिहार का। ठीक है। 16 अंक उत्तर से था ना, उसमें से। आर्यों का मूल निवासी स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, इसका मत है किसका था? इसी का तो था, मैक्स मूलर का, मैक्स मूलर का। आर्यों का मूल निवास, रुको जी इसको निकालने देते हैं। आर्यों का, आर्यों का, आर्यों का, आर्यों का, आर्यों का, यहाँ से आर्यों का, आर्यों का मूल निवास एशिया में किस मत पे था? तो मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर का ने मत दिया था। ये जो मत दिया था ना, आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में माना जाता है, इसका मत था मैक्स मूलर, मैक्स मूलर था। आर्य जो थे ना, आर्य भारत से पूर्व एशिया के निवासी थे। ठीक है। यही ने मैक्स मूलर ने ही जर्मन इतिहासकार ने सर्वप्रथम प्रमाणित किया था। ठीक है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जो थे ना, वो बोले थे मूल निवासी तिब्बत क्षेत्र माना था, ये इन्होंने माना था, लेकिन ये रियल में इनका ये था। ठीक है। समझ में आया? फिर है, फिर है ये तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया ना। मत लोग आर्यों का जो खोज थे ना, वो बोले थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। अच्छा ये बताओ, गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया था। तो ये किया था, ये किए थे 1937 में, 1937 में किए थे, जब गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा से संबंधित तालीम तालीम प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा 1937 में प्रस्तुत किया गया था। बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वह शिक्षा नीति शारीरिक रूप से था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, वो भारत के राजनीतिक गुरु थे, किनके? महात्मा गांधी के। ठीक है। और जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और मुस्लिम प्रथम थे। ठीक है। समझ में आ गया? तो मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है। ठीक है। आर्य जो भारत आए थे, मिडिल एशिया में रहने वाले थे। ठीक है। ये बात कहा था। ठीक है। दयानंद सरस्वती का भी मत था, वो बोले थे तिब्बती सिद्धांत, मतलब मूल निवास तिब्बती थे। तिलक का भी मन था, वो बोले थे आर्कटिक, आर्कटिक से आया, आर्कटिक से आया, आर्कटिक से। ठीक है। लेकिन रियली में आर जो आर्य भारत में क्यों आए? आर्य लोग अपने जीवन यापन के लिए चारागाह के नए खोज से भारत में आए थे। ठीक है। तो याद रखना, मैक्स मुलर मध्य एशिया कहा था, दयानंद सरस्वती तिब्बत कहा था, तिलक आर्कटिक कहा था। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है। ठीक है। नई तालीम, नई तालीम गांधी जी के शिक्षा से जुड़ी हुई योजना है। नई तालीम कब और किसने शुरू किया था? तो ये 1937 में, 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जी ने किए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने किए थे। नई तालीम का मुख्य उद्देश्य था कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा दिया जाए, ये था गांधी जी के। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको पता है ना, तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास में 5 स्थायी सदस्य सबको पता है। एक है चीन, देखो कौन कौन है? जर्मनी है क्या? नहीं, 5 है, चीन है, जर्मनी है, रूस है और ब्रिटेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87 के ए, 87 के ए, सॉरी सॉरी 87 के सी। जर्मनी नहीं, देखो जर्मनी मैंने टिक लगा दिया। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएस, ये है। ठीक है। यूएस। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हम लोग पढ़ लेते हैं, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया था इसका। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुआ था। इसके 6 अंग है, इसके 6 अंग है, ये ध्यान रखना, इसके 6 अंग है, इसके लगभग 6 अंग है। कौन कौन सा अंग है पूछ देता है कि कौन कौन? तो एक महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ट्रांसिप परितक और सचिवालय है। ठीक है। तो 6 अंग है। फिर है अंक्रोबाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है? अंक्रोबाट का मंदिर है कंबोडिया में, ये सबको पता होना चाहिए।
कंबोडिया में है, कंबोडिया जो है ना वो अंकोर का मंदिर है। ये 1992 में, ये 1992 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैथ खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। देखो 3 कुर्सी और 2 मेज इतना है, 3 कुर्सी, मैं इधर लिखता हूँ। देखो 3 कुर्सी मतलब चेयर और 2 मेज, मेज का प्राइस जो है वो है 1850 रुपया। ठीक है, और 5 कुर्सी और 3 मेज, 3 मेज का है 2850 रुपया। तो पूछा जा रहा है कि 2 कुर्सी और 2 मेज, तो पहले 1 कुर्सी 1 मेज तो निकाल लें। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 से कर लो, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये गया। तो यहाँ पे 9C बराबर 10C। यहाँ हो जाएगा 0, 5 15 5 हाथ में 1, 18 के 24 1 25, 3 2 5 माइनस 0, 5 दूनी 10 के 16 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5। तो यहाँ से 57 5 5 0 माइनस करो, तो ये आएगा 0 5, यहाँ कितना बचा 6 1, तो 150। तो एक सी बराबर आ गया 150 रुपीज, 150 150। अब हमें निकालना है इसका, तो इसका आप रखोगे तो 15 45, 45 प्लस 2m बराबर 1850। तो 1850 में से माइनस कर दो 450, तो 0 0 0 4 1 1400। तो यहाँ से आ जाएगा m बराबर 700, तो 700 आ गया। तो पूछा जा रहा है कि 2 कुर्सी मतलब 300 और 2 मेज 1400, तो 0 0 7 1700, तो 1700 रुपया इसका आएगा। ठीक है, तो 89 के आंसर क्या हो जाएगा बी। राघव की मासिक आय 18,000 है। राघव ने 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया और उसके 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाला राशि है, तो उसके मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की बराबर है। देखो समझो, कह रहा है कि जो राघव है, इसको मैं हटा देता हूँ फिर इसको सोल्व करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, मतलब ये बोल रहा है सिंपल क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि राघव की मासिक आय 18,000 है, मतलब उसकी मंथली इनकम जो है वो 18,000 है, 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000, ठीक है 18,000। लेकिन और राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज से, उसका रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है, 5%। टाइम कितना हो दिया हुआ है 3 ईयर, 3 ईयर। और पी प्रिंसिपल मतलब 3,000, 30,000 उन्होंने लोन लिया, 30,000 उन्होंने लोन लिया। कह रहा उसके द्वारा 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि, तो कितना हो जाएगा 3,000, 3,000 गुने 5 गुने 3/100, ये उसका आंसर होगा, सिंपल इंटरेस्ट में आएगा। तो ये हो जाएगा 900 गुने 5, मतलब 4500 रुपया वो इंटरेस्ट चुकाएगा, 4500 रुपया इंटरेस्ट चुकाया जाएगा। तो यही बोल रहा है कि साधारण ब्याज में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो उसका वेतन है कितना 18,000, उसका किराया कितना हुआ है 4500 इंटू 100, तो ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, ये हो जाएगा 9 9 5 5 और ये 2 2, तो 10%, 25%, तो ये कट गया, तो 25% उसका हो जाएगा। ठीक है, 90 के क्या हो जाएगा 90 के डी। कह रहा समानांतर कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, तो देखो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन कितना दिया हुआ है 78, ए कितना दिया हुआ है 3, एन मुझे नहीं पता, डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 5, तो 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5n5, यहाँ से आ जाएगा 5n-2, तो n बराबर आ जाएगा 80।
तो n बराबर 16, तो 16वां टर्म, 16 टर्म। ठीक है, यहाँ तक। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन। देखो आगे का क्वेश्चन कह रहा है, दो डाइस को एक एक फेंका जाता है तो योग 10 या 10 से अधिक पाने की प्रतियोगिता। दो दो को फेंका जा रहा है तो 6, एक को 6, 6 तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 12। यही ना होगा, मतलब एक 6 फेंका जा रहा है तो 6 फेंका जा रहा है और 6 फेंका जा रहा है, तो प्रतियोगिता कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, 36 बार आएंगे, 36 आएंगे। लेकिन बोला जा रहा है कि 10 या 10 से अधिक आने का। तो देखो एक तो 6 4, 6 4, फिर या 4 6, ये आएगा दो ऑप्शन। फिर हो गया 5 5, ये आएगा। और कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? या 6 6, उससे भी अधिक आना चाहिए, 6 6, ये आना चाहिए 6 6, 6 6, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि योग, इसका योग बोला जा रहा है क्या होगा? योग। देखो ये बोला ना योग, योग क्या होगा? तो योग क्या होगा? एक होगा मतलब पहली बार, पहला तो 6 4 10 कितने हो जाएंगे? 3, पहला 3, 3/36, 3 3/36। देखो पहली बार में क्या आएगा? पहली बार में देखो इससे, देखो पहली बार में जो आएगा ना, पहला घटना क्या होगा? 6 4, 6 4, 4 6 और 5 5, ये पहला घटना होगा, पहला घटना होगा। तो 3 घटना बचेंगे, कितने? 3/36 हो जाएगा, 36। ये होंगे 36 वाले। फिर दूसरे में योग वाला पूछ रहा है 10 से 11, तो प्लस करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 6 6 5, सॉरी 6 5 और 5 6, 5, यही तो 11 बचेगा, 10 से 11। दो इधर, 2/36 प्लस, फिर बोल रहा है कि उससे ज्यादा अंतिम योग 12 आना चाहिए ना, बोला 10 या 10 से अधिक। तो 11 12 ही तो पॉसिबल बन सकता है, तो 6 6, एक घटना बचेगा 6 6, जो एक बार पॉसिबिलिटी बनता है 1/36, 1/36। तो इसका मल्टी एलसीएम ले लो 36, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6, तो 1/6 होगा। ठीक है, समझा? आगे चलते हैं। क्योंकि मेरा सेट में बहुत टाइम इसलिए लगता है ना, क्योंकि मैं डिटेल में करता हूँ, सब चीज मैं करता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज में ए बी सी बराबर है और बी सी इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु समद्वि बाहु है, समद्वि बाहु, तो ये बराबर है, ए बी और सी है, ठीक है। और इसमें बीसी जो है वो 20 है, बीसी 20 है, और एबीसी 36 है, ये 26 है और ये 26 है। तो हम क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये निकाल लेंगे, तो ये निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 प्लस 10 इंटू 26 माइनस 10, ये हो जाएगा 6 और 3 36, और ये हो जाएगा 6 1 16, 6 इंटू 4, तो 6 को 24, 24 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, 20 गुने 24, तो 12, 12 दूनी 24, 240, 240, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में करना है। रॉबिन रोल्ड मार्क थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सिंपल, द मार्वल वाज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन। दूसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम गिवन सेंटेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा ही टोल्ड द एक्टर वुड बैंकिंग इनटू सेफ।
आगे निम्नलिखित में 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य में एक विकल्प हो जो भरा भूला ना समझता हो। जो भरा भूला ना समझता हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अविवेकी। अविवेकी 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 कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अविवेकी। उसको कहा जाता है जो भला बुरा ना समझता हो, अविवेकी। जिस पर विचार ना किया हो, अविचारी। जो बांटा ना जा सके, अविवाद। जो अलग ना किया जाएगा, अविवाद। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा माइक्रो अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत पे काम करता है? तो ये क्या करता है? ये करता है सर्कुलेटर। सर्कुलेटर जो निम्न माइक्रो फैराडे रोटेशन होती है ना, वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, फैराडे रोटेशन के तहत। करा पीओ आवर्त सारणी में किस तत्व समूह में रखा गया? तो ये तो याद करना पड़ेगा, सीधा याद कर लो। ये रखा गया है छठवें आवर्त के ऑक्सीजन समूह में। छठवें आवर्त के ऑक्सीजन समूह में पोलोनियम को रखा गया। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होती है ना, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या है? देखो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हो जाएगा 2 4, ये वाला 3 2 6 3D। ये तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों, मेरे भाई लोग।